नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि हम लोग का जो क्लास है कहानी का चल रहा है, जिसमें आज है कहानी के क्रम में 17वां कहानी। और पिछले सेशन में हम लोग राजा निर्वंशीय कहानी को देखे थे और उसका एक भाग कंप्लीट किए थे। तो उसी क्रम में आज है उसी का अगला पार्ट। तो चलिए चलते हैं मूल पाठ की ओर। अब तक हम लोगों ने देखा था कि जगपति का धीरे धीरे सुधार हो गया था। 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा कि जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हैं। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिंक रही थी, जिसके तराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रुंध गली के मुहाने पर बुरी तरह से भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजाज लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौटकर आए हैं, कुलमा भी आई है। यानी कमेंट करने लगी। जो उसके चाची थी जगपति के, वह कमेंट करती है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरौठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाकर लाओ ना। पहले टेंशन में आ गया। कौन आ गया? जगपति। और उसके बाद चंदा पर गुस्सा के कहता है कि अरे अब पहले लाइट उठ जलाओगे तब, नहीं तो अंधेरे में बराबरी पैर तुड़वा देगी। तब चंदा कहती है, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम कर लो। कहती है चंदा के भी तेल लगता है नए होगा घर में। तब जगपति कहता है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न कुछ। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी है। कमेंट तो चंदा भी सुनी थी, इसीलिए लगता है कि जो कमेंट किया है वह जगपति पर असर आ गया है। इसीलिए चंदा को आज पहली बार लगा कि जगपति ने उसके मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। यहीं से स्टार्ट हो जाता है उनका खटपट। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा कि जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत छीन होता होता बिंदु सा रह गया है, पर बिंदु के हाथ से पैर थे, दिल के धड़कन भी थे। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झाँक कर देखता है। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा दुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराएं में कुछ फूटने लगे। व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर हुआ। उसे तरह तरह के विचार आ रहे हैं। किसको? जगपति को। और बड़ी तेजी से सारा सामान एक बारगी चक्कर काट दिया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर भी गिग्गी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका और कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा के खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा कि जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूटकर अपने आप बिखरने लगी और उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति के आंखों को मिल गई। वह मुग्ध सा ताकते रहा।
डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया है। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीबा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आ गया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया और उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। क्या था उसमें भाई? चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लपेटे थे। जब चंदा से पूछा था कि ये सब दवाइयाँ कहाँ से आया है, तो उसने कही थी कि जब हम कंगन को बेच दिए हैं, जो कड़े हैं मेरे बेच दिए हैं। लेकिन जब उसने उसको देखा दोनों सोने के कड़े को, तो उसको क्या हो गया? सांप सूंघ गया। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। एक कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ, ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे, पर उसकी गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने बेग कड़े उसी रुमाल में लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? उसे टेंशन हो रहा है, किसको? जगपति को, कि आखिर चंदा झूठ हमसे क्यों बोली, आखिर क्यों, किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सिंक की ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी तो छूट चुकी थी। जो वकील के यहाँ काम करता वो नौकरी तो छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता कि जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उसकी दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर उसे कोई उधार देगा? और मोहल्ले में जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदने वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाता है। एक एक पैसा की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा सा फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गड़ी तरकारियों के किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसान पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठों में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। जब अंदर जाता है तो हंसी हो रही थी, तो उसे देखकर क्या किया? रुक गया। उस हंसी में एक अजीब सी उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और, अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया।
वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई कि वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है और कौन मेहरबान है। चंदा उनकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ कि ये भला आदमी कौन है। कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? वही कह रही है चंदा। तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल में बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहें के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं, वह भूखे नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर है, शरीर का पिंजड़ा है। जो कुछ मांगता है कुछ, और वह सोचता यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में जी सकने वाला आदि है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर तो फिर क्या है? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम। हाँ, यही बिल्कुल सही। उसे वह समझ नहीं पा रहा था कि खाने के लिए ऐसा नहीं कि कमी है, चाहे कुछ भी उस तरह से, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूँ? वो समझ नहीं पा रहा। जब अपना एनालिसिस करता है तो उसे लगा कि शायद मेरे पास काम नहीं है, इसीलिए मैं इतना दुखी हूँ। उसने अब काम को ही अपना सब कुछ मानकर काम को स्टार्ट करने के लिए सोचा। उसे लगा कि एक काम के वजह से ही मैं इस दुख से निपट सकता हूँ जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, असुरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है और सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टन गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी न थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रख दी गई, चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चिरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया।
बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने के लिए नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए भी किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। अब वह एक कामदार है। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता और सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों के लुढ़का हुआ देखता, तो वह निर्भीकता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता कि एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ियाँ चलेगी और इसके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक तौल कर बेच दिया जाएगा और तब तक उसकी निगाहें सामने खड़े तार पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सूखे गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। तार का काला गड़देदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु की निस्सहाय कांपती भार ही नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों की पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती है और बगल वाले मूंगफली की पेच की एकरस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती है। उसके थोड़े ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह नजर आता दिखाई पड़ता है। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता है तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता है, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता है। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है। और फिर मन ही मन नहीं करता, पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी नहीं कि रोटी परोस दी गई। दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं, और कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी चोट सी लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती और वह अपने को समझा लेती कि कोई मेहमान तो नहीं है, मांग तो सकते थे, भूखे नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह के टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। दूसरी कथा भी समानांतर चल रही है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पूजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज निर्वंशिया का मुंह देख लिया है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए।
मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दे, और सब राजसी वस्त्र उतार कर राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची और रात भर उनके साथ रही, और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी, और उस दिन टोले मोहल्ले में हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिरती सुराही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजाज लगाना छोड़ विस्तारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच मन डोल पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन की पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीर को आस्तीने चढ़ाते हुए सुना, और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास और भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी के, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है पेट में और किसका होगा उस कंपाउंडर के, ना जाने कहाँ के कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई है। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक न देख पाए। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियां की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुख किए खड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर आया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तब वह हिंसक पशु की भांति उठा और उसने अपने अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाहर का जोड़ देखा, जो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसे 3-4 सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसने घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयम से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, अजमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्ल पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कर लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए। उसके ओठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिख रही है, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाशें तले? तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उस कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात
टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में, तालाब के बगल, कब्र बबूल के और ताड़ के पड़ोस में। पर मन गुर्दा हो गया, जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कि कहीं निकल जाए। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे, उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास, आदर्श मोम से पिघल गए? कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब तक एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने को का वादा करो। राजा ने बात मान ली और बालक दौड़े दौड़े घर गए और सुपारी लाकर छुआ दी। फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन दोनों बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ और रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी तो जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया। मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया कि 15-20 दिन हुए हैं चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी की ओर ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा कि चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वे यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांसें गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले कि अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का रसरम लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूँ। कहते कहते वह अपने में खो गया। कौन? जगपति। फिर रात में जगपति घर आता है। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? और इधर कहानी राजा निर्वंशिया की आती है कि रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जल में शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भराया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया और उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र है। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और राजा जगपति राजा नहीं था, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना और अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी का पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी जहर
जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जा जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से ही दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बच्चे बैठे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इतना साथ देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।